नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक कैंडल क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स पूरे जो होते हैं उसको पढ़ते कैसे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कैंडल होती है वो रेड हो सकती है या ग्रीन हो सकती है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को देख लेना, उसके बाद अगर आप आकर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा रिफ्रेशर दे देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम एक सिंगल कैंडल को देखते हैं तो उससे हमको इतनी ज़्यादा स्टोरी नहीं पता चलती है। उससे बस हमको यही ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सकता है कि जो प्राइस था वो ऊपर गया था या नीचे गया था। लेकिन जब हम एक कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं तो हम आगे के लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं चार्ट ट्रेडिंग पर यूज़ करा जाता है ताकि आप अपने डिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ले सको। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो सीखा था वो ये सीखा था कि दो तरीके की कैंडल होती है, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। और जो ग्रीन होती है उसका मतलब ऑफ कोर्स होता है कि जो प्राइस था वो ऊपर गया था, और जो रेड होती है उसका मतलब होता है कि प्राइस नीचे गया था। ठीक है, बेसिक था। और हमने ये सीखा था कि ये हाई होता है कैंडल का और ये लो होता है कैंडल का, और ये जो ग्रीन कैंडल में होता है प्राइस, ये होता है ओपन प्राइस और ये होता है क्लोज प्राइस। और जो रेड कैंडल होती है उसमें रिवर्स होता है कि ये होता है ओपन प्राइस और ये होता है क्लोज प्राइस। और ये क्यों होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आप सीख लेना जाके वहाँ पर। तो उसके बाद अब ये सिंगल कैंडल हमको, जैसे मैंने अभी बात करी, कि बस इतना बताती है कि प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, है ना। और हमने ये भी बात करी थी जो ये ऊपर के जो ये लाइन्स होती हैं इसको कहते हैं विक्स या शैडो, और इसको कहते हैं हम बॉडी ऑफ अ कैंडल। तो अब हम समझते हैं कि जो सिंगल कैंडल होती है वो हमको इतनी स्टोरी नहीं बताती है, लेकिन क्या होगा अगर हम काफ़ी सारी कैंडल्स को एक साथ देखें। पहले मैं आपको एक बार चार्ट्स पे थोड़ी कम कैंडल से सिखा देता हूँ कि किस तरीके से कैंडल्स को पढ़ा जाता है और वो क्या बताती है हमको। उसके बाद जाके मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके जाऊँगा ताकि आप काफ़ी सारी कैंडल्स देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कैंडल्स बना देता हूँ आपको, ताकि एक छोटी सी स्टोरी समझा पाऊँ मैं आपको। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से कैंडल्स को पढ़ते हैं और कैसे उसमें डिसीजन लेते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराऊंगा, इजी रखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो अगर हम छोटी सी स्टोरी पहले सबसे पहली स्टेप देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रेंड क्या है, इसमें हम डे मान लेते हैं, ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एक हफ्ते के अंदर मार्केट मंडे से फ्राइडे खुलता है 5 दिन के लिए, तो हम ये सोचते हैं कि ये वीक की पूरी मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका ट्रेंड क्या है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट डे से लेके थर्ड डे तक तो मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट अगले 2 दिन के लिए नीचे गया था। क्लियर है, ये तो हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं कि ये और क्या बताता है। ट्रेंड आपको समझ आ गया कि क्या कहता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो हमको क्या डिसीजन लेने में हेल्प करती है, तो फर्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम मार्केट का ओपन और क्लोज प्राइस। ठीक है, देखो डे 2 का जो प्राइस था, क्लोज प्राइस, ये क्लोज प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस है। ठीक है, ये लो, ये हाई है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो जो डे 2 का क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस है वो दोनों ही डे 1 से ऊपर है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, या आप कहीं पर लिख लेना, इसको हम बहुत पॉजिटिव चीज़ मानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हो गई कि अगर कैंडल ग्रीन है और उसका क्लोज और ओपन दोनों ही ऊपर है फ्रॉम डे 1 या फिर प्रीवियस डे से, तो उसको हम कहते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। समझ आ गया। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है, अगर आप खुद सोचो, हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं BMW। ठीक है, तो BMW का अगर आज प्राइस 1 करोड़ है और अगर उसका कल प्राइस 1.2 करोड़ है, तो ये जो बेच रहा है उसके लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ है ना। साफ सी बात सोचो, और आप भी यही सोचोगे यार इस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। जब भी हमको किसी चीज़ पे प्रिडिक्शन करनी होती है हम यही देखते हैं ना कि उसका हाल फिलहाल में प्राइस ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है ना, या फिर हम फ्यूचर में उसका प्राइस ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है। तो जब ये कंडीशन बनती है तो इसका साफ मतलब होता है कि फ्यूचर में भी प्राइस ऊपर जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लिख सकते हो। अगले पॉइंट के अंदर भी हम देखेंगे, जो डे 3 था उसका ओपन और क्लोज भी पिछले दिन से ऊपर था।
जो कि फिर से एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डे 2 पर ही हमको थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए था कि भाई जो इसका ओपन और क्लोज था वो पिछले दिन से ऊपर था, तो शायद अगले दिन के भी चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। इस तरीके से प्राइस को पढ़ा जाता है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाता है किसी भी चीज़ का, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मतलब कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, तभी किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है ना। यही लॉजिक इस प्राइस के अंदर भी होता है। उसके बाद क्या होता है, हमको डे 3 जब हमने देखा था उसकी स्टोरी भी डे 2 की तरह ही थी, तो इसके हिसाब से तो प्राइस को 4th डे पर वापस से ऊपर जाना चाहिए था और हमारे हिसाब से प्राइस को यहाँ पर ऐसी कैंडल बनानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि जो हमने सोचा था वैसा कंटिन्यू नहीं हुआ और प्राइस नीचे गिर गया। तो जब भी एक छोटे से ट्रेंड के बाद मार्केट उस तरीके से बिहेव ना करके जिस तरीके से हमको प्राइस एक्शन दिख रहा था, इसको प्राइस एक्शन कहते हैं, कि मतलब प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्राइस एक्शन क्या होता है, डिटेल में क्या होता है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट अभी बेसिक लेके चलता हूँ थोड़ा सा। तो डे 4 पे हमने देखा कि प्राइस उस तरीके से मूव नहीं किया जिस तरीके से हमने सोचा था और प्राइस नीचे चला गया। तो जब भी प्राइस उस तरीके से बिहेव ना करे जैसे हमने प्रेडिक्ट करा था और जैसा प्राइस मूवमेंट ने हमको शो किया था, तो हम कहते हैं कि शायद मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, शायद थोड़ा लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं अब। तो प्राइस जब नीचे गिरा तो इसका मतलब था यहाँ पर जो 1 करोड़ की BMW थी वो 1.2 करोड़ की हुई और 1.5 करोड़ की हुई। तो लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया शायद से कि भाई 1 करोड़ की BMW 1.5 करोड़ की हो गई है, ये तो बहुत महंगी हो गई है। ठीक है, तो जब भी लोग इस तरीके से सोचते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली तो कि उसकी डिमांड नहीं होती, और जब डिमांड नहीं होती तो दूसरी चीज़ क्या होती है, ऑफ कोर्स अपने आप से उसका प्राइस नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब वो उतनी नहीं बिकेगी तो जो बेचने वाला वो तो ये सोचेगा ना थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ तो शायद फिर से बिकने लग जाए। तो यही इसके अंदर भी हुआ कि जब प्राइस BMW का 1.5 करोड़ हो गया तो हुआ क्या कि जो लोग थे उन्होंने उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया और प्राइस नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर अब आप देखोगे कि ये होता है ओपन प्राइस और ये होता है क्लोज प्राइस। अगर डे 2 का ओपन क्लोज डे 1 के ओपन क्लोज से ऊपर है तो वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर डे 5 का ओपन क्लोज डे 4 के ओपन क्लोज से नीचे है तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक स्टोरी देखी थी कि डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमको समझ आ गया कि डिमांड कम हो रही है, कि भले ही BMW वाले ने अपना प्राइस 1.5 करोड़ जो यहाँ पर था उसको कम करके 1 करोड़ भी कर दिया, उसके बाद भी प्राइस वापस नीचे हो गया। इसका मतलब है कि लोग 1.1 करोड़ को भी महंगा समझ रहे हैं BMW के लिए। तो हुआ क्या, मार्केट ने फिर से प्राइस को घेर दिया नीचे। अब ये वापस से शायद 95 लाख रुपए की हो गई थी। इस तरीके से मार्केट की कैंडल्स को पढ़ा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक समझाया मैंने आपको, अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो अब आप ये कह सकते हो कि जैसे इसके अंदर पॉजिटिव कहते हैं, हम अगला प्रेडिक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पर आएगा, जो मतलब कैंडल होगी वो यहाँ बनेगी, उसी तरीके से हम रेड कैंडल के अंदर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये प्राइस ऐसे नीचे आया है तो अगले दिन भी प्राइस ऐसे नीचे जा सकता है, कि BMW की सेल नहीं हो रही है, प्राइस नीचे उनको बहुत ज़्यादा घेरना पड़ रहा है। तो इसलिए चांसेस हैं कि अगले दिन जो मंडे को मार्केट खुलेगी, मतलब डे 6 पे जो होगा वो प्राइस वापस से नीचे गिर सकता है। और अगर मान लो ऐसा ही होता है कि प्राइस वापस से नीचे होता है तो इसका मतलब है कि लोग वापस से मार्केट में भले ही प्राइस सस्ता कर दिया उसके बाद भी लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और ये जो प्राइस है ये वो कंटिन्यू हो सकता है और नीचे जाने के लिए। कब तक कंटिन्यू हो सकता है, जब तक उसकी डिमांड नहीं आ जाती, और जैसे ही डिमांड आएगी तो मान के चलते हैं कि प्राइस यहाँ तक गिर गया तो होता क्या, कई बार क्या होता है अगले दिन भी प्राइस सेम ही खुल जाता है, कि मतलब अगर यहाँ पर मान के चलते हैं 50 लाख की हो गई थी वो BMW, अगले दिन भी हो सकता है कि वो 50 लाख की ही रहे। इस तरीके से जब भी होता है तब हम सोचते हैं कि शायद प्राइस स्टेबल हो गया है मार्केट के अंदर। जब भी एक ही प्राइस पर या फिर मान लो 50 से 60 लाख की रेंज में
ही मार्केट में जो BMW है वो 1 महीने तक सिर्फ बेचती रहती है। इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो स्टेबल हो गया है। इस तरीके से प्राइस एक्शन को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब मैं आपको कैंडलस्टिक्स की जो विक्स की स्टोरी होती है, पहले विक्स समझाता हूं, क्योंकि आपको बॉडी समझा दी मैंने, आपको ओपन और क्लोज का समझा दिया कॉन्सेप्ट। अब आपको जो समझना है वो हाई और लो का कॉन्सेप्ट समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपको क्लियर हुआ है तभी आप हाई लो के साथ उसको जोड़कर एक स्टोरी समझ पाओगे असली चार्ट्स के ऊपर। मान लो कि एक यहाँ पर रेड कैंडल है और वापस से एक रेड कैंडल यहाँ पे बनती है और फिर से एक रेड कैंडल ऐसी बनती है और फिर से एक रेड कैंडल ऐसी बनती है और एक रेड कैंडल ऐसी बनती है। पहले क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल सिंपल दे दोगे। ट्रेंड क्या था मार्केट का? आप सिंपल कहोगे भाई फर्स्ट कैंडल से लास्ट कैंडल पर देखूंगा तो प्राइस नीचे की तरफ गया, मतलब जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। इसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं डाउन ट्रेंड, ऊपर जाता है उसको कहते हैं अप ट्रेंड। तो मार्केट में आप कहोगे कि भाई डाउन ट्रेंड था। बॉडी से देख के तो आप समझ सकते हो, ओपन और क्लोज आप खुद देख लेना, वो मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि पिछली स्लाइड पर आपको समझ आ गया था। इसमें हम बात करेंगे वो है हाई और लो की। हुआ क्या, जैसे आपको बताया था कि हाई और लो सेम रहता है, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। हाई मैं एच लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सॉरी यहाँ पे लो आएगा, मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ। और जो लो है कैंडल के वो ये हैं सारे। तो हाई लो आपको समझ आ गया कि हाई भी सेम है और लो भी सेम है। इसका मतलब है सिर्फ ओपन और क्लोज के प्राइस के अंदर फर्क आया है, तो ये भी पॉसिबल होता है। अगले दिन क्या हुआ कि जो इसका हाई था, भले ही प्राइस नीचे गिरा है आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप हाई कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा अगले दिन के हाई ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट दिखाई है। ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है। इसका मतलब है कि भले ही प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, लेकिन एकदम से प्राइस ने बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई थी, उसके बाद जाके प्राइस नीचे गिरा था। समझ गए आप? इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वापस से अगले दिन जो आप हाई कंपेयर करोगे वो हाई भी नीचे गिरा, अगले दिन वापस से हाई नीचे गिरा। तो इससे हमको कुछ चीज़ें समझ आती हैं जो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ऐसे थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। जब भी हाई ऑफ डे 2 कम हो हाई ऑफ डे 1 से, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। मतलब कि ये पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव होता है। इसका जो हाई था आपको दिख रहा होगा, इस वाले का हाई वो पिछले डे के हाई से भी नीचे था, तो ये डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव है, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव है। मतलब कि इसका मतलब है प्राइस और नीचे जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी भी बिग होगी, जितनी भी बड़ी होगी विक, उतनी ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है मार्केट के अंदर और उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है मार्केट के अंदर। ये आप लिख लेना। जितनी ही छोटी होती है विक स्मॉल जितनी होती है, उतना डिसीजन स्ट्रांग होता है लोगों का। डिसीजन स्ट्रांग का मतलब कि वहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्लियर है कि देखो यहाँ पे ना के बराबर हाई और लो था। मतलब कि जहां से प्राइस खुला कहीं ऊपर नहीं गया, वहीं से प्राइस नीचे चला गया, और ये नहीं था कि नीचे जाके वापस ऊपर आ गया हो, जहां से खुला वहीं पे बंद हो गया। मतलब इस कैंडल का मतलब क्या है, इसका हाई प्राइस इज इक्वल्स टू, मतलब थोड़ी सी छोटी सी विक थी बट मैं उसको इक्वली मान के चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। हाई प्राइस इज इक्वल्स टू इसका ओपन प्राइस और लो प्राइस इज इक्वल्स टू क्लोज प्राइस। जब भी ये सिचुएशन बनती है इसका मतलब है कि मार्केट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, लोग बिल्कुल समझदार है, लोगों को बिल्कुल समझ आ रहा है कि भाई पूरा प्राइस सिर्फ नीचे ही गया है, मार्केट में कुछ उथल पुथल नहीं हुई। अब बात करते हैं लो प्राइस की। लो यहाँ से यहाँ तक रहा, उसके बाद जब भी लो नीचे चला जाता है, जैसे कि हाई की बात करी थी ना, तो लो अगर नीचे चला जाता है पिछले दिन से भी, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है ट्रेंड के लिए। वैसे तो नेगेटिव साइन हुआ, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेम देखो क्या हुआ, अगले दिन भी वापस से लो भी नीचे हुआ,
हाई भी नीचे हुआ, वापस से हुआ क्या, अगले दिन क्या हुआ देखो कि लो नहीं गया नीचे, हाई नीचे चला गया। मतलब कि जो हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली, कि मार्केट स्टेबल होने लग जाती है थोड़ी सी, तब होता है ऐसा कि एक कंडीशन देखो, ये देखो आप, ये एक सेम प्राइस के अंदर ही आ गए ना प्राइस, ये देखो, इसको कहते हैं कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल होना शुरू हो रहा है, और इसका मतलब है शायद प्राइस यहाँ से नीचे और ना गिरे, शायद। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसके डिसीजन हम इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर हम 3 तरीके की डिसीजन ले सकते हैं। देखो कि पहला डिसीजन जो हो सकता है, जब भी मार्केट स्टेबल हो जाती है, एक रेंज के अंदर हो जाती है, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने लिया कि 50 लाख से 60 लाख की BMW थी, तो वो कुछ दिन तक 50 लाख से 60 लाख के बीच में ही रही। हम मानते हैं 2 दिन के लिए 50-60 लाख के बीच में ही BMW का प्राइस रहा। इससे पहला डिसीजन हम ले सकते हैं, शायद कल भी प्राइस जो है 50-60 के रेंज में ही रहेगा। ठीक है, और प्राइस ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। दूसरा डिसीजन हम ले सकते हैं कि शायद प्राइस जो है वो और नीचे नहीं जाएगा यहाँ से, और चांसेस है अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो जब डायरेक्शन चेंज करेगा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। थर्ड डिसीजन क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमको बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। पहला बताता है कि ट्रेंड स्टेबल हो गया। सेकंड डिसीजन, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है यहाँ से, मतलब गाड़ी महंगी हो जाती है, 70 लाख की हो जाती है, इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। थर्ड है कि अगर ट्रेंड को कंटिन्यू होना है तो उसका मतलब है कि उसको ये 50-60 की रेंज तोड़नी पड़ेगी और उसको 50 लाख से भी सस्ता होना पड़ेगा। और थर्ड में कहते हैं कंटिन्यूएशन, और अगर प्राइस वापस नीचे हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन। तो आप यहाँ पर क्या डिसीजन ले सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एक बार ये वीडियो को पॉज करके सोचना कि अगर आप यहाँ पे होते, प्राइस नीचे गिर रहा था बार बार, तो और अगर एक प्राइस स्टेबल हो जाता तो आप यहाँ पर क्या डिसीजन लेते। देखो, अब डिसीजन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप थोड़ा ध्यान से समझना, तभी आप जाके चार्ट्स के ऊपर एक स्टोरी अच्छे से समझ पाओगे। तो डिसीजन आप किस बेसिस पे लेना चाह रहे हो। पहला डिसीजन आपकी वो नेसेसिटी है, मतलब आपकी ज़रूरत है। अगर आपकी BMW ज़रूरत है तो आप क्या करोगे कि 50-60 लाख में जाके उसको खरीद लोगे। दूसरा डिसीजन आप क्या ले सकते हो कि अगर वो आपकी नेसेसिटी नहीं है तो आप क्या करोगे कि आप वेट करोगे कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो और जो प्राइस है वो 50 लाख से भी नीचे होके शायद 40 जाए, या आप वेट करोगे। तो आप यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। तीसरा डिसीजन क्या हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे प्राइस अट्रैक्टिव लग रहा है, कि अगर आप सोचोगे कि यार ये प्राइस जो था वो 1 करोड़ की BMW मुझे अब 60 लाख की मिल रही है, तो इसका मतलब है ये चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है, तो क्यों ना मैं इसको ले लूँ। ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन और थर्ड कंडीशन अलग अलग है। पहली में थी कि आपकी वो ज़रूरत थी इसलिए आपने ले ली, थर्ड में थी कि आपको वो चीज़ सस्ती लगी। और सस्ती क्यों लगेगी, जब आप सोच रहे हो कि प्राइस ऊपर जा सकता है तब आप उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हो, और तब आप गिरते हुए मार्केट के अंदर भी बाय करते हो। समझ आ रहा है, ये थी एक गिरते हुए मार्केट की स्टोरी। इसके रिवर्स में ग्रीन कैंडल भी सेम चीज़ स्टोरी बताती है, और उसके अंदर आप इससे रिवर्स जो है डिसीजन ले सकते हो। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो। सेम पिछली वाले एग्जांपल से ही लेके हम इसको चलेंगे कि प्राइस की ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है और वापस से एक रेंज के अंदर ये आ गया। हम मानते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस था वो 1 करोड़ था, ये 1.2 करोड़, 1.3 करोड़, 1.4, 1.4 और 1. ये मान लेते थोड़ा सा सस्ता हुआ 3.5 करोड़। यहाँ पर आप पहला डिसीजन लोगे कि भाई इसका जो हाई है और लो है दोनों ऊपर गया, मतलब प्राइस डे 2 पर ऊपर गया है, इसका मतलब है डे 2 पर भी, मतलब इसका मतलब है डे 3 पर भी ऊपर जा सकता है। जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ कि अगले दिन भी प्राइस ऊपर गया। और पॉजिटिव चीज़ क्या है, हाई लो ओपन क्लोज चारों चीज़ें हुई ऊपर है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओपन हाई लो क्लोज
जब अगले दिन का सब कुछ ऊपर हो, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है और इसका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि अगले दिन भी प्राइस ऊपर जाएगा। वही हुआ जो आपने सोचा था, अगले दिन वापस से OHSL सारा ऊपर था, तो आपने डिसीजन ठीक लिया था, पिछले दिन भी प्राइस ऊपर गया। तो अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर ली और अगले दिन भी प्राइस सेम रहा और OHSL देखो सेम रेंज में था, भले ही थोड़ा सा मान लेते हैं हाई नीचे चला गया। हाई नीचे जाने का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ा समझाता हूँ। तो आप देखोगे ओपन भी सेम है, लो भी सेम है, क्लोज भी सेम है, बस हाई प्राइस गिरा। मतलब कि जो एक आदमी शायद बहुत ज़्यादा प्राइस देने के लिए पहले रेडी था, वो उतना रेडी नहीं है, उतना हाई प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका सिंपल सा स्टोरी ये होती है बस, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगले दिन भी क्या हुआ कि हाई प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहा, मतलब महंगा प्राइस जो था वो सेम था, लेकिन हुआ क्या, जो उसका लो प्राइस था वो कम था, कि मतलब कोई ना कोई तो आया तो थोड़े से डिस्काउंट में लेके चला गया। और मार्केट में कोई भी चीज़ सस्ते में हल्की सी कोई किसी को क्यों दे देता है, जब उसको अपना माल बेचना होता है और उसको लग रहा होता है कि शायद डिमांड थोड़ी आज कम आई है, तो यार जो बिक रहा है, जिस प्राइस से बिक रहा है उसको बेच देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ो, समझ आ गया। और अगर आप यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते तो आप सेम डिसीजन लेते जो आपने इसमें लिया था, लेकिन अपोजिट सेंस में, कि पहले आप डिसीजन लेते ग्रीन कैंडल के अंदर कि ये अगर आपकी नेसेसिटी है तो आप जाके उसको खरीद लेते। क्यों खरीद लेते, तो आपकी ज़रूरत है, आपको फिर प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ता, आप सोचते हो कि यार ज़रूरत है ले लेता हूँ। सेकंड डिसीजन आप सोचते कि यार ये मार्केट में प्राइस स्टेबल हो गया है, तो एक काम करता हूँ जाके इसको परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट में कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस आ जाए और प्राइस और भी महंगा हो जाए, शायद 1.5 करोड़ की हो जाए। तीसरा प्राइस आप सोचते हो कि यार लो प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब लोग थोड़ा कोई ना कोई आगे डिस्काउंट पे ले रहा है और मार्केट में मतलब लोग डिस्काउंट पे BMW बेच भी रहे हैं, और वो इसलिए बेचेंगे शायद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और उसको लगेगा कि यार ये प्राइस सस्ता हो सकता है, तो वो उसको नहीं खरीदेगा और अपना जो डिसीजन है उसको पोस्टपोन कर देगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई हो। अगर आप पहली बार इस तरीके का कंटेंट देख रहे हो तो आप शायद से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, पिछले मतलब वापस से पूरी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अब हम जो है लाइव चार्ट्स पर देखेंगे कि चार्ट्स पर इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। सेम है, अगर आपको यहाँ तक समझ आया, आई प्रॉमिस कि आपको बहुत अच्छे से चार्ट्स पे भी समझ आएगा। ठीक है, तो अब चार्ट्स पे चलते हैं। ये रहा एक्चुअल चार्ट जो आपको इस तरीके का दिखेगा। अब हम कोशिश करते हैं एक थोड़े से पोर्शन के बारे में बात करने की। हम इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे कि ये पोर्शन हमें क्या स्टोरी बता रहा है, क्योंकि अगर आप एक छोटे से पोर्शन से स्टोरी बनाना सीख गए तो उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडल पे देखते हैं, यहाँ वाली पे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो आपको दिखा कि प्राइस बढ़ा है। ठीक है, और लेकिन हमने ये सीख रखा है कि ये हाई प्राइस है, ये ओपन क्लोज और ये ही लो प्राइस है। तो आप इसमें देखोगे कि नीचे की तो विक ही नहीं है, इसका मतलब है कि जो लो प्राइस है वही ओपन प्राइस के बराबर है। समझ आ गया। और जब ये भी चीज़ होती है तो ये थोड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विक बहुत बड़ी है, और हमने सीखा था जब भी विक बहुत बड़ी होती है तो मतलब कि कन्फ्यूजन होती है लोगों के अंदर, कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है इस पोर्शन के अंदर। कि प्राइस हुआ तो ये कि बहुत ऊपर तक गया तो सही यहाँ तक, लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई हम इतना महंगा सामान नहीं लेंगे, इसलिए वापस से जो प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ वो यहीं पर हुआ जाकर। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं। साथ में आप अगली कैंडल पे देखोगे कि इन तीनों कैंडल का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो हाई है वो सबका बराबर है। कि मतलब अभी हमने सीखा था कि एक रेंज के अंदर प्राइस चला जाता है, कि जहां पर प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता, स्टेबल हो जाता है। इसको हम एक चैनल भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी वीडियो में या कहीं भी सुनो चैनल, तो इसको ही कहते हैं चैनल। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो हाई प्राइस है, ये जो टूट नहीं पा रहा, इसका मतलब है कि जो मार्केट में लोग हैं वो एक प्राइस से ज़्यादा प्राइस देने के लिए रेडी ही नहीं है। और साथ में हमने बात करी थी कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन हाई प्राइस नीचे जा रहा हो तो वो थोड़ा नेगेटिव बात होती है, कि लोग सस्ता खरीदना शुरू कर रहे हैं। ये देखो, भले ही प्राइस ग्रीन दिख रहा हो आपको, उसके बाद भी प्राइस का जो हाई है वो नीचे आ रहा है, और उसी के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे गिर जाता है। ठीक है,
मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आप देख के प्रिडिक्ट कर सकते थे, बट हाँ आप ये ज़रूर प्रिडिक्ट कर सकते कि हाई प्राइस नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि मुझे बाय करके नहीं बैठना और प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस कम है। समझ आ गया होगा आई होप। उसके बाद जैसे ही ये बहुत बड़ा प्राइस का फॉल आया, इसका मतलब है कि लोगों को समझ आ गया कि यार ये बहुत महंगी चीज़ हो गई है, इसलिए उन्होंने उसको सस्ता करा और अब लोग यहाँ पर प्राइस देने के लिए रेडी हैं। जो इतना बड़ा ये प्राइस दिख रहा है ना आपको, और अब लोग रेडी हैं उस चीज़ को परचेज करने के लिए, लेकिन बहुत कम प्राइस पर। सेम चीज़ हुई कि यहाँ पर बहुत बड़ी विक बनी। इसका मतलब है कि लो तो बहुत नीचे था, लेकिन लोगों ने बाइंग करके उस प्राइस को ऊपर कर दिया और इसका ओपन प्राइस यहाँ पे हो गया। मतलब कि ओपन तो हुआ, फिर प्राइस गिरा भी था नीचे तक, लेकिन वापस से लोगों को वापस से लोगों को लगा कि भाई ये चीज़ हमको बाय करनी चाहिए, इसलिए वो लोग उसको ऊपर लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइस भले ही रेड ग्रीन हुआ, बट एक चैनल के अंदर ही हुआ। चैनल का मतलब हमने क्या सीखा था कि कंफ्यूजन है। और आप देखोगे कि ये चैनल जो था, मतलब ये एग्जैक्ट चैनल नहीं था, बट फिर भी ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा कि जो हाई प्राइस था वो ऑलमोस्ट सेम था, और जैसे ही प्राइस नीचे गया उसके बाद ये चैनल बना। तो अब आपको याद आ गया होगा, पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हमको बाय करना चाहिए, क्या वो रिवर्स होगा या फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा। और जैसे ही इस चैनल से प्राइस नीचे गया, इस पे आपको दिख रहा होगा कि इसका हाई और इसका हाई आपको दिख रहा होगा, ये नीचे आ गया हाई भी, साथ में इसका ओपन प्राइस भी नीचे आया, साथ में इसका क्लोज प्राइस भी नीचे आया और लो प्राइस भी नीचे आया। तो ये वो वाली कंडीशन मीट हो गई जिसमें हमने बात करी थी कि जब भी चारों कंडीशन होती है, OHLC चारों का चारों अगली कैंडल का नीचे है, तो इसका काफ़ी मतलब होता है कि प्राइस फिर से नीचे जा सकता है। तो वही हुआ, थोड़ा सा प्राइस नीचे गया। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई और यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी जो कि इसी कैंडल के आसपास का प्राइस था। छोटा सा हम कह सकते हैं कि अभी भी प्राइस हल्का सा स्टेबल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस से मार्केट में थोड़ा सा डिस्काउंट आया और प्राइस हल्का से नीचे गया। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, इस ग्रीन कैंडल का ओपन, इसका क्लोज दोनों बराबर हुए और साथ में इस कैंडल का जो लो था, इस कैंडल ने लो भी नहीं ब्रेक करा, इस लो से ही बाइंग आ गई। इसका मतलब है कि लोग यहीं पर बाय करना शुरू कर रहे हैं। जो भी प्राइस यहाँ का था, मान के चलते हैं 100 रुपये, 100 रुपये जब प्राइस गिरा तो 100 रुपये पर लोगों ने बाय करना शुरू करा था और इस रेड कैंडल को ऊपर ले जाके यहाँ पर कर दिया था। और वैसे ही अगली कैंडल पे भी क्या हुआ, यहाँ पर बाइंग होनी शुरू हुई और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। और इस कैंडल पे आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर की विक है ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है। इसका मतलब बताया था मैंने कि हाई प्राइस इज इक्वल्स टू क्लोज प्राइस, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, और वैसे ही हुआ कि ये अगली कैंडल पे वापस से प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो OHLC अगले वाले का सब कुछ ऊपर है, अगले वाले का OHLC फिर से ऊपर है, अगले वाले का OHLC फिर से ऊपर है। तो मतलब ये एक अच्छा, बहुत अच्छा प्राइस ऊपर गया। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, आप यहाँ पर ये देख रहे हो, जो ये बड़ी कैंडल यहाँ से आई थी, ये यहाँ से यहाँ तक की, और अगर इसके पास मान के चलते हैं 150 प्राइस था, तो यहाँ से प्राइस इसलिए गिरा था, लोगों को लगा था यहाँ पर महंगा है सामान। सेम चीज़ हुई, जब प्राइस यहाँ तक आ गया, फिर लोगों को याद आया यार जब ये 150 हुआ था तो ये महंगा हो गया था। तो जिन लोगों को महंगा लगा था उन लोगों ने वापस से क्या किया, प्राइस को नीचे गिरना शुरू कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और अब ये विक का कॉन्सेप्ट, OHLC का कॉन्सेप्ट अब आप खुद देख लेना, मैं आपको थोड़ा एक स्टोरी बेसिस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर से क्या हुआ, ये देखो, ओपन और क्लोज की एक छोटी सी रेंज बन गई कि लोगों ने डिसाइड करा भाई हम इसी के बीच में प्राइस में बाय करेंगे। जब हमको यहाँ पर प्राइस मिल जाएगा तो किसी को सस्ता मिलता है तो वो बाय कर लेता है, और किसी को यहाँ पर अगर प्राइस मिलता है तो उसको महंगा लगता है, फिर वो प्राइस नीचे गिर जाता है। तो ये इसी तरीके से मार्केट एक रेंज में आ गया, मतलब कि मार्केट स्टेबल हो गया थोड़ा सा, कि मतलब यहाँ पर अब लोग डिसीजन लेंगे। अब क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरा था, अब देखो कि जैसे हाई लो ओपन हाई सब कुछ बराबर हो रहा है आसपास। अब क्या हो सकता है, अगर कंटिन्यूएशन होना है तो यहाँ पर एक और रेड कैंडल बन जाएगा, उसके बाद प्राइस नीचे जाना शुरू कर सकता है।
अगर वापस से लोगों को लगा कि भाई यही प्राइस ठीक है, जब तक उनको लगेगा कि यही प्राइस ठीक है तो इसी के आसपास लोग बाइंग करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही लगेगा लोगों को कि यार इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में और इसका प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बात करा था साइकोलॉजी, लोग किस तरीके से सोचते हैं उसी के हिसाब से मार्केट चलता है। तो अगर लोगों को लगेगा कि प्राइस इसका ऊपर बढ़ सकता है तो वापस से आप एक ग्रीन कैंडल इधर देख सकते हो और मार्केट में प्राइस ऊपर जा सकता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से प्राइस को हम पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स को हम पढ़ते हैं। और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा लेना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि आप डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हो, उससे भी आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में हमने अब सीखा कि कैंडल्स से स्टोरी कैसे बनाते हैं, विक्स का क्या मतलब होता है, बॉडी का क्या मतलब होता है। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जितनी बड़ी बॉडी होती है कैंडल की उतना ही उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है। जैसे कि विक्स का मतलब तो कन्फ्यूजन था, जितनी बड़ी विक्स उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। बट इसके अंदर क्या होता है, जितनी बड़ी कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग इसका ट्रेंड माना जाता है। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज़ याद रखना, बाकी आप डिसीजन ले लोगे। जैसे कि अगर ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी तो इसकी इतनी पावर नहीं होगी एज कम्पेयर टू ये वाली बड़ी वाली कैंडल। तो अगर आप देख सकते हो कि छोटी छोटी जब कैंडल बनती है ना, उस पर इतना, उसके बाद कुछ इतना होता नहीं है वैसे एकदम से। लेकिन जैसे ही हमको दिखता है कि ये जैसे कि छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो गया, हमको दिखने लग जाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी ऊपर तो जा रहा है लेकिन और स्ट्रेंथ से जा रहा है। कि मतलब पहले मान लो 10 रुपये से प्राइस बढ़ा, फिर 12 से, फिर वापस से 10-12 से बढ़ा, लेकिन एकदम से फिर 15 से बढ़ गया। हमको दिखेगा कि यार एकदम से प्राइस काफ़ी जंप कर रहा है और अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर जाने के, और एकदम से ये ब्लास्ट हुआ प्राइस। ठीक है, दो टाइम पर प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लक्चुएट करता है। एक तो जब कि कैंडल्स बहुत छोटी हो और एक कैंडल जब बहुत बड़ी हो। सिर्फ इन दो सिचुएशन में ही एकदम से प्राइस की तरफ, प्राइस का मूवमेंट जो होता है वो किसी भी तरफ आ सकता है। बाकी आप जितने चार्ट्स देखोगे, बैक टेस्टिंग करके देखो, पीछे चार्ट्स खुद देखो। आपको मैंने चार्ट्स खोलना सिखा दिया था कि किस तरीके से चार्ट खोलते हैं। किसी भी शेयर का चार्ट खोलो और एक स्टोरी बना के देखो, ट्रेंड की बात करके देखो खुद से कि यहाँ से यहाँ तक नीचे ट्रेंड नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जिसको कहते हैं, जो मैंने स्टेबल बोला ना आपको, स्टेबल होता है मार्केट। आप कई बार सुनोगे कंसोलिडेशन भी कहते हैं इसको। कंसोलिडेशन मतलब माल को इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना है एक ही जगह पर, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन लोगों का श्योर नहीं होता कि वो ऊपर प्राइस को ले जाए या नीचे ले जाए, तो वो मार्केट को स्टेबल कर देते हैं। बस यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी लगा तो आप पीछे जाकर वापस से एक बार वीडियो को देख लेना, और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।